बंदूक की नाल मेरे चेहरे से इंचों दूर थी। दूसरी जानिब गुस्सीली, बेरहम और सफाक आंखें थीं। मेरा दिल जैसे सीने से निकलकर हलक में धक धक कर रहा था और दिमाग सिर्फ ये सोच रहा था कि ये गोली तो नहीं चला देगा। ये हाजी इब्राहिम भोलू से सहाफ़ी जाफर रिजवी की पहली और आखिरी मुलाकात थी। क्या आप भी भोलू से मिलना चाहते हैं? लेकिन कराची के पसमानदा इलाके में पैदा होने वाले भोलू से, या दुबई से जनूबी अफ्रीका तक करोड़ों डॉलर का गैर कानूनी धंधा चलाने वाले हाजी इब्राहिम भोलू से? ये सनसनीखेज कहानी बहुत हैरान कुन है। इस कहानी में आप अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम से भी मिलेंगे और पाकिस्तान से दुबई तक फैले जुए, सट्टे, भत्ते, मंशियात, हुंडी, हवाला और कत्लो गारत का धंधा चलाने वाले कराची अंडरवर्ल्ड के कई और किरदारों से भी आपकी मुलाकात होगी। मगर पहले भोलू से मिलने बल्दिया टाउन चलते हैं। कराची के पसमानदा तरीन हिस्सों में शुमार होने वाले इस इलाके में उर्दू बोलने वालों के साथ साथ बलोच, पश्तून, सिंधी, हज़ारा, गर्ज, कराची में बसने वाली तकरीबन हर कौम से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ आबाद हैं। 1990 की दिहाई तक इंतज़ामी लिहाज से कराची के मगरबी ज़िला की ये गुंजान आबाद बस्ती हमेशा ही कम आमदनी वाले मेहनत कश तबके का इलाका रही है और अब ज़िला कमाड़ी का हिस्सा है। और यहीं कहीं वो छोटा सा पटनी महल्ला था जहाँ एक गुर्बत ज़दा गली में भोलू ने अपना बचपन गुजारा। जाफर रिजवी की कई बरस की तहकीक के मुताबिक पेशे के एतबार से कस्साबों के ख़ानदान में पैदा होने वाला भोलू कभी तालीम हासिल नहीं कर सका, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर यही अंगूठा छाप भोलू कराची की तुलबा सियासत के उफक पर उभरा, और वो भी तालिब इल्म रहनुमा के तौर पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तुलबा तंजीम पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन PSF कराची के साबिक नायब सदर शाहनवाज शानी ने बताया कि बिल्कुल अंगूठा छाप था ये भोलू, मगर था बहुत ही चालाक। कॉलेज तो क्या, उसने तो कभी स्कूल तक भी नहीं पढ़ा था, मगर बहुत तेज था, बहुत होशियार, बड़ा ही ज़हीन। शाहनवाज शानी ने यह भी कहा कि आपको याद होगा कि बकर ईद के सीज़न में कसाब बरादरी के लड़के भी जानवर ज़िबा करके पैसे कमा लेते थे। भोलू भी ऐसे काम कर लेता था, मगर फिर अल्लाह माफ़ करे, वो तो सचमुच का कसाई ही बन गया। 1987 में गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़ नाज़माबाद में PSF के सदर रहने वाले जुनेद मसूद अब बैरून मुल्क मुकीम हैं। उन्होंने बताया कि भोलू पर इब्तदा में PSF के किसी रहनुमा ने कोई तवज्जो ही नहीं दी। उस ज़माने के कायदीन में से किसी ने भोलू को शाहनवाज शानी से यह कहकर मुतारिफ करवाया था कि यह लड़का सियासी रुझान भी रखता है और हाथ पांव का भी मजबूत है। मजबूत जिस्म और दरमियाना सा कद रखने वाले भोलू की ताकत के कई किस्से भी मशहूर थे कि ये बैक किक मारकर दीवार गिरा देता है या गाय जैसे जानवर को हाथ से पकड़कर गिरा सकता है। जिस्मानी तौर पर वो बहुत मजबूत और ताकतवर था। शाहनवाज शानी ने बताया कि भोलू शुरू से ही इंडियन फिल्मों वाले डॉन जैसा बनना चाहता था। भोलू की कहानी तब शुरू हुई जब 17 अगस्त 1988 को मुल्क के फौजी सदर जनरल ज़ियाउल हक एक त्यारा हादसा में हलाक हो गए, और जनरल ज़िया के बाद मुल्क में होने वाले पहले आम इंतखाबात के नतीजे में 2 दिसंबर 1988 को बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी की पहली हुकूमत कायम हुई। मगर उस वक्त तक भी जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के असरात मुआशरे में पूरी तरह मौजूद थे। असलहा बेइंतहा आम हो चुका था। मुसल्लह जत्थों और तंजीमों की सरकारी सरपरस्ती की वजह से तुलबा सियासत में भी तशद्दुद के रुझानात फ़रोग़ पा चुके थे। ज़रा सी बात और मामूली से इख्तलाफ पर भी असलहा निकल आता, गोलियां चलने लगती और नौबत कत्लो गारत तक पहुंच जाती। असलहे के बल पर चलने वाली तुलबा सियासत में आए दिन मुसल्लह तसादम होते जिनमें तुलबा तंजीमों के कारकुनान या रहनुमाओं की जान भी चली जाती थी। यही वो ज़माना भी था जब अल्ताफ़ हुसैन की MQM भी मकबूलियत के उरूज पर थी और शहर में कौमी और सूबाई असम्बली की तकरीबन तमाम नशस्तों पर कामयाब होकर कराची की वाहिद नुमाइंदा होने की दावेदार भी थी। तब कराची की सियासत दहशत और ताकत के जोर पर एक नई करवट ले रही थी। उर्दू आर्ट्स कॉलेज पहुंचकर शाहनवाज शानी के साथ भोलू भी PSF के अस्करी बाजू से जुड़ गए।
माहौल गरमाने का काम शोला बयान तालिब इल्म रहनुमाओं की तकरीर नहीं बल्कि असलहे की घन गरज करने लगी थी। करीबन हर सियासी जमात में ऐसे अनासर क़यादत संभाल रहे थे जो जारियत पसंद या गर्म मिजाज समझे जाते थे। ताकत की सियासत के ये असरात हुक्मरान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की सफ़ों में भी नमूदार हुए, मगर उससे कहीं ज़्यादा शिद्दत से दोनों सियासी कुव्वतों की तुलबा तंजीमों पर पड़े। ताकतवर भोलू की जहानत ने डॉन बनने के लिए सियासत का रास्ता मुंतखब किया। नतीजा ये हुआ कि कभी कभार चाय वगैरह लाने वाला भोलू अक्सर शाहनवाज शानी के करीब दिखाई देने लगा। रफ्ता रफ्ता शाहनवाज शानी के जरिए भोलू शहर में पीएसएफ की आला क़यादत यानी कराची के सदर नजीब अहमद वगैरह के इस कदर करीब हो गया कि उन्हें खासी अहमियत दी जाने लगी। शाहनवाज शानी बताते हैं कि दरअसल नजीब अहमद ने मुझसे कहा कि मुझे सिक्योरिटी के लिए कुछ साथी दो, तो मैंने अयूब अतीक, रऊफ नागोरी और भोलू को कहा कि तुम सब नजीब के साथ रहा करो। अयूब और रऊफ तो वापस लियारी या उर्दू आर्ट्स कॉलेज के करीब आ गए क्योंकि उनके दोस्त सब उधर ही थे, मगर भोलू नजीब के बहुत करीब हो गया। पीएसएफ के कायदीन खुसूसन नजीब अहमद से इतनी कुर्बत की वजह से भोलू भी तालिब इल्म रहनुमा कहलाए जाने लगे। और तभी जाफर रिजवी और भोलू की पहली और आखिरी मुलाकात हुई। ये शायद दिसंबर 1989 की बात है क्योंकि सर्दी ज़रूर थी। तब जाफर एनएसएफ कराची के सेक्रेटरी जनरल और शहर के वस्ती इलाके नॉर्थ नाज़माबाद के एच ब्लॉक में वाक़े प्रीमियर कॉलेज के तालिब इल्म थे। उस रोज़ एनएसएफ और पीएसएफ दोनों ही जानिब से जारहाना रुझान रखने वाले अरकान में गालबन जागीरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ एनएसएफ का पोस्टर लगाए जाने पर कशीदगी शुरू हुई और पोस्टर्स फाड़ दिए गए। सूरत हाल इतनी कशीदा हो गई कि उसे मामूल पर लाने के लिए जाफर रिजवी की दावत पर मुज़ाकरात का मकाम कॉलेज का सब्ज़ाज़ार तय पाया। ये सोचकर कि कशीदगी कम करना है, किसी कारकुन को साथ ले जाने के बजाय उन्होंने अकेले जाना मुनासिब समझा। दूसरी जानिब से आए कलीम आफंदी, ये एक फ़र्जी नाम है इसलिए कि पीएसएफ के ये दोस्त अब एक बड़े मालियाती इदारे में ग्रुप डायरेक्टर के ओहदे पर फायज हैं और उनका नाम जाहिर हो जाने से उनकी पेशावराना साख मुतासर हो सकती है। प्रीमियर कॉलेज के तालिब इल्म कलीम आफंदी तो जाफर रिजवी के दोस्त भी थे, मगर बातचीत के लिए एक और नौजवान भी कलीम के साथ आया जो बिल्कुल अजनबी था, और वो था भोलू। करख्त सा चेहरा, अंदर को धंसी मगर जारियत से भरपूर आंखें, उलझी हुई सी दाढ़ी, दरमियाना सा कद मगर शलवार कमीज पर वो जैकेट जिसे उस वक्त क्लाशन कोट कहा जाता था, और उस पर सिंध की रिवायती चादर अजरक ओढ़े भोलू। जाफर ने बड़े दोस्ताना अंदाज में कलीम को मुखातिब किया कि यार, क्यों खामखा की कशीदगी है माहौल में, क्या हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते? जवाब में लम्हे भर के लिए कलीम की खामोशी से अंदाज़ा हो गया कि मामला आसानी से निमटने वाला नहीं। जाफर ने फिर पूछा, कलीम क्यों मुश्तइल हो तुम लोग? बस तब ही भोलू ने अचानक मुदाखलत की। इसके बाद जाफर की कमीज़ पर लगा एनएसएफ का बैज उतारने पर तल्ख कलामी हुई और भोलू ने अचानक अपनी अजरक उतार फेंकी। अजरक उतरते ही उनके सीने पर बंधी हुई क्लाशनकोफ राइफल AK-47 बरामद हुई। बैज न उतारने पर शदीद मुश्ताइल भोलू ने झुंझलाकर बंदूक का बट जाफर को दे मारा और फिर आसपास मौजूद उनके दीगर साथियों ने उन पर हमला कर दिया। जिसके हाथ में जो चीज आई उसने उससे जाफर पर हमला कर दिया। हवास बहाल होने पर समझ में आया कि जाफर रिजवी अब नॉर्थ नाज़माबाद के ज़ियाउद्दीन हस्पताल में जख्मी हालत में है। ये भोलू और जाफर रिजवी की पहली और आखिरी मुलाकात थी। अब पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान सियासी ताकत की नई रस्साकशी शुरू हुई और मैदान जंग बने शहर के कूचा व बाजार और तालीमी इदारे। दोनों जमातें एक दूसरे पर बदउनवानी, कत्ल व गारत और दहशत गर्दी के इल्ज़ामात आयद किया करती और तालीमी इदारों में आए दिन मुसल्ला तसादम हुआ करते। ऐसे में ही 8 जून 1989 को कराची यूनिवर्सिटी में अजीजुल्लाह समेत पीएसएफ के 3 ओहदेदार एक मुसल्ला कार्रवाई में हलाक हो गए। पीएसएफ ने एमक्यूएम को इन हलाकतों का जिम्मेदार करार दिया। सूरत हाल इतनी बिगड़ी कि 6 अप्रैल 1990 को खुद नजीब अहमद नॉर्थ नाज़माबाद में अपनी रिहाइशगाह के करीब घात लगाकर किए जाने वाले कातिलाना हमले में शदीद जख्मी हुए और 5 ही दिन बाद
यानी 11 अप्रैल 1990 को जिंदगी की बाजी हार गए। पीएसएफ, पीपल्स पार्टी और हुकूमत सबने नजीब अहमद के कत्ल का जिम्मेदार भी एमक्यूएम को करार दिया, मगर अल्ताफ हुसैन का मौक़िफ़ हमेशा यही रहा कि सरकारी खुफिया इदारे ऐसी दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं जिनका मकसद एमक्यूएम को बदनाम करके उसकी मकबूलियत के खिलाफ सरकारी कार्रवाई की राह हमवार करना था। इसी दौरान पाकिस्तान के सियासी तशद्दुद का एक नया रुख सामने आया। सरकारी हुकाम की जानिब से ये इंकशाफ किया जाने लगा कि मुल्क में मौजूद बेशतर सियासी, मजहबी, फ़िरका वाराना, कौम परस्त या अलहदगी पसंद जमातों और जहादी तंजीमों से मुंसलिक अनासर अंदरून व बैरून मुल्क पाकिस्तानी या गैर मुल्की खुफिया अदारों के तरबियती मराकज़ में दहशत गर्दी की तरबियत हासिल करते रहे हैं। भोलू की कहानी में जाफर रिजवी की मदद करने वाले बाज़ सरकारी हुकाम और दीगर अफराद भी तस्दीक करते हैं कि भोलू भी किसी तरबियती मरकज़ में असलहे और मुसल्लह कार्रवाइयों की तरबियत के लिए आते जाते रहे। बिलाखिर 6 अगस्त 1990 को उस वक्त के सदर गुलाम इसाक खान ने बदउनवानी के इल्ज़ामात के तहत बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बरतरफ कर दी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथी मगर बेनज़ीर भुट्टो के मुखालिफ गुलाम मुस्तफ़ा जतोई को निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया गया और पीपल्स पार्टी के देरीना मुखालिफ समझे जाने वाले जाम सादिक अली को वज़ीर आला सिंध बना दिया गया। हुक्मरानी की छतरी सर से हटते ही पीपल्स पार्टी, पीएसएफ और भोलू जैसे अनासर पर अरसा हयात तंग होने लगा। बैरून मुल्क मुकीम पीएसएफ के एक साबिक रहनुमा और भोलू के दोस्त ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर दावा किया कि वज़ीर आला जाम सादिक ने हम सब, जिसमें नजीब अहमद के दोस्त पीएसएफ कारकुनान शामिल थे, को बुलवाया और गुलाम मुस्तफ़ा जतोई की नेशनल पार्टी में शमूलियत की शर्त पर जान बख्शी की पेशकश की, मगर हम में से किसी ने भी इस पेशकश को कबूल नहीं किया। चूंकि जाम सादिक अब इस दुनिया में नहीं, लिहाजा उनका रद्द अमल या मौक़िफ़ नहीं लिया जा सकता। लेकिन जुनैद मसूद ने भी अपने साथी के दावे की तस्दीक की और बताया कि जाम सादिक ने कहा कि 2 ही रास्ते हैं, या हमारे साथ हो जाओ या फिर उस या का आगाज हुआ। बाईस अगस्त को शहर में एमक्यूएम के कई कैंप्स पर फायरिंग के वाकयात हुए और इल्ज़ाम पीएसएफ के कारकुनान पर लगा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिर जाने और सरकारी ताकत छिन जाने के बाद ये नई फिजा पीएसएफ के लिए इंतहाई नासाजगार हो गई थी, तो पीएसएफ के बहुत से कारकुनों ने बैरून मुल्क चले जाने में ही आफियत जानी। अब तक तो ज़राए अबलाग और मुखालफीन पीपल्स पार्टी की मुबैना बदउनवानी पर तनकीद करते थे, मगर अब खुद पार्टी के अंदर से भी तनकीद और इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला सामने आया। हत्ता कि खुद वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के भाई मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने भी अपनी बहन की हुकूमत पर बदउनवानी के तनाज़ुर में कई बार खुलेआम तनकीद की और पीपल्स पार्टी में बेनज़ीर भुट्टो और मुर्तज़ा भुट्टो के हामियों में तकसीम की दरार गहरी होने लगी। बिलाखिर मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने खुद को अपने वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का असल वारिस व जानशीन करार देते हुए पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की बुनियाद रखी। मुर्तज़ा भुट्टो 18 अक्टूबर 1993 के इंतखाबात में PS 31 लाड़काना के अपने आबाई ज़िला से सूबाई असम्बली की नशस्त पर रुकने सिंध असम्बली मुंतखब हुए और अपनी खुद साख्ता जिलावतनी ख़त्म करके पाकिस्तान वापस पहुँचे, तो यहाँ उनकी बहन, जो उस वक्त की वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो थी, के हुक्म पर मुर्तज़ा भुट्टो को दहशत गर्दी के इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तानी हुकाम की अक्सरियत का कई बरस तक ख्याल रहा कि मुर्तज़ा भुट्टो एक शिद्दत पसंद तंजीम अल जुल्फ़िकार की क़यादत करते थे, जो जनरल ज़ियाउल हक के दौर और बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के दौरान भी दहशत गर्दी के कई वाक़यात में मुलव्वस रही। अगरचे रियासती इदारों ने सिंध में दहशत गर्दी के कई वाक़यात को बरसों तक अल जुल्फ़िकार से मंसूब किया, मगर पीपल्स पार्टी और मुर्तज़ा भुट्टो हमेशा अल जुल्फ़िकार के वजूद से ही इनकारी रहे और इसे रियासती हुकाम का मनगढ़ंत और फर्जी हवा करार देते रहे। पुलिस रिकॉर्ड, तफ्तीशकारों, अदालती दस्तावेज़ात, सरकारी हुकाम और पीएसएफ के दोस्तों के मुताबिक ज़हीन और ताकतवर भोलू अल जुल्फ़िकार से जुड़कर भी बहुत कुछ करते रहे और मुबैना तौर पर मुर्तज़ा भुट्टो के करीबी साथी अली सुनारा वगैरह के साथ मिलकर दहशत गर्दी के कई वाक़यात में मुलव्वस रहे। मशरिक़ वस्ता में क़याम पजीर साबिक पीएसएफ रहनुमा ने बताया कि उसी ज़माने में भोलू किसी तरह मलीर कैंट के करीब वाक़ कराची में घोड़ों की रेस पर जुए के लिए मशहूर रेस कोर्स के राना साहब तक पहुँचे।
कई साल पहले एक हसास सरकारी ओहदेदार ने जाफर रिजवी को बताया कि पता नहीं कि उनका ज़ाती शौक था या पैसे की कशिश थी या फिर वो बतौर ड्यूटी ये सब करते थे, मगर हमारे भी कुछ अफसरान रेस कोर्स के मामलात से मुंसलिक रहे। मशरक़ वस्ता में मुकीम भोलू के दोस्त और पीएसएफ रहनुमा का कहना है कि फिर शायद उन्हीं राना साहब और उनकी बेगम ने भोलू को समझाया कि कराची में हालात तुम्हारे लिए ठीक नहीं। राना साहब और उनकी बेगम ने भोलू को पेशकश की कि अगर भोलू चाहें तो राना साहब अफ्रीकी मुल्क मोज़म्बिक जाने के लिए भोलू की मदद कर सकते हैं। अब राना साहब और उनकी बेगम की मदद से भोलू मोज़म्बिक पहुंचे। कराची पुलिस के कई साबिक और बाज मौजूदा आला अफसरान के मुताबिक भोलू के करीबी दोस्त और साबिक पीएसएफ रहनुमा मंजर अब्बास जाफरी भी उसी रास्ते के मुसाफिर थे जिस पर भोलू चल पड़े थे। भोलू और मंजर पीएसएफ के मकतूल सदर नजीब के करीबी साथी रहे थे और एक गैर फौजी खुफिया इदारे के साबिक अफसर के मुताबिक दोनों की केमिस्ट्री बड़ी मैच करती थी। शाहनवाज शानी का कहना है कि मोज़म्बिक जाने के बाद भी भोलू कई बार पाकिस्तान आते जाते रहे। जाफर रिजवी की एक सोर्स के मुताबिक दरअसल मोज़म्बिक में एक पाकिस्तानी मेमन सेठ, जिनका नाम किसी वजह से उन्होंने भी जाहिर नहीं किया, भोलू और मंजर से कहीं पहले मोज़म्बिक के अंडरवर्ल्ड धंधे के बड़े खिलाड़ी बन चुके थे। असल में उसी मेमन सेठ ने ही भोलू मंजर गैंग को मकामी अंडरवर्ल्ड पर छा जाने के लिए मदद और रहनुमाई फराहम की। वो मेमन सेठ अंडरवर्ल्ड धंधों में दाऊद इब्राहिम से भी जुड़े हुए थे। मेमन सेठ कराची रेस कोर्स के राना साहब से भी राब्ते में थे और उन्होंने भोलू और मंजर के जरिए अपने काम को रूज पर पहुंचा दिया। बाज मुश्तरका दोस्तों के मुताबिक भोलू और मंजर ने फिर जनूबी अफ्रीका पहुंचने पर मेमन सेठ की बताई गई हिकमत अमली पर जोहानिसबर्ग से मोज़म्बिक के दारुल हुकूमत मापूतो तक एक मुनज़्ज़म ग्रोह तश्कील दिया। कराची अंडरवर्ल्ड के अहम किरदार रहने वाले भोलू और मंजर के लिए ताकत और पैसे के जोर पर मापूतो के जराइम पेशा अफराद के धंधे पर कब्जा कर लेना बहुत ही आसान साबित हुआ। भोलू मंजर गैंग ने जल्द ही मकामी जराइम पेशा गिरोहों को मार भगाया और शराब, जुआ, मंशियात, जाली करेंसी, सट्टे, भत्ते, हुंडी, हवाला और स्मगलिंग समेत हर वो गैर कानूनी काम किया जिसमें बेतहाशा पैसा कमाया जा सकता था। पैसे के बल पर ताकत और ताकत के बल पर मजीद पैसा के फॉर्मूला पर इस गिरोह ने जनूबी अफ्रीका से मशरक़ वस्ता तक एक बहुत ही मुनज़्ज़म नेटवर्क बना लिया। मगर जल्द ही जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में पहले ही से मौजूद जुराइम पेशा अनासिर का एक और गिरोह भोलू मंजर गैंग के सामने आ खड़ा हुआ और ये गिरोह दरअसल दाऊद इब्राहिम के साबिक दस्तरास्त और बाद में सबसे बड़े दुश्मन बन जाने वाले छोटा राजन का नेटवर्क था। कराची अंडरवर्ल्ड के एक और किरदार शुएब खान ने छोटा राजन को रास्ते से हटाने का काम भोलू के सुपुर्द किया। फिर क्या हुआ आप जान सकेंगे सीरीज की दूसरी किस्त में।